हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आदिकाल के बारे में। और आदिकाल के बारे में रामचंद्र शुक्ल को ज़्यादा ध्यान रखेंगे हम। और उसमें देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है उसमें, उस पे ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज की ये जो वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ए, के जो छात्र हैं, जो हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं और मास्टर करना चाहते हैं हिंदी से, तो उनके लिए ये उपयोगी है। एचपीयू, एसपीयू और सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटियों के लिए जो भी मैं नोट्स आपके सामने लाया हूँ ये महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करना है। और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने सीयू का भी निकाला था और एचपीयू का। अभी एचपीयू में हाल ही में मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो आगे भी आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वो मुझसे बात कर सकते हैं। आपको नंबर की आवश्यकता भी पड़े तो वो भी हम आपको जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और ध्यान से देखना है। इसमें जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको तो आपको याद करना ही है। और आगे जो और उससे इसके अलावा इसमें होगा नोट्स में, अगर उसको भी आप याद कर पाओ तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि आगे आप एमए करने आ रहे हो तो आगे भी आपके काम आएगा। क्योंकि नेट आगे नेट प्रोफेसर के लिए तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। तो यही पढ़ना पड़ेगा। पर हाँ, जो एंट्रेंस के लिए है उसके बेस से मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप लोग तैयार हैं ना? बोर नहीं होना है, ठीक है? है तो मैं नॉर्मल ही पढ़ाऊंगा आपको, ज़्यादा अंदर नहीं ले जाऊंगा। आपने ये चीज़ तो ज़्यादा ही याद कर ली होगी, क्योंकि जब मैं भी नया नया था तो नामकरण ये चीज़ें तो हम, और प्रथम प्रथम ये सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि नए नए होते हैं हम भी। तो चलिए इस पे भी थोड़ी कर लेते हैं चर्चा। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल को, ये भी आपको याद रखना है। और मिश्र बंधु ने क्या कहा आदिकाल को, प्रारंभिक काल। अ, गणपति चंद्र गुप्त का भी अगर याद आप कर सको तो कर लेना है, ठीक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करना। महावीर प्रसाद ने क्या कहा, बीज वपन काल का है। और रामचंद्र शुक्ल का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप वीर गाथा काल याद रखना है। और राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लेना है, ठीक है? भूलना नहीं है। वैसे इतना टफ नहीं ये तो आपकी पहली कड़ी है, इन्हें तो आप याद कर ही लें। इसमें से भी क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, ठीक है? और आता ही है। ज्यादा आपसे डीप नहीं पूछेंगे, डरने की कोई बात नहीं, बहुत इजी आता है। और वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, इसे भी आप याद रखें। आदिकाल, ये आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, तो इसे आप याद रखते हैं। सर्वमान्य इसे माना गया था। ये आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अ, आप अपने जानकारी के लिए याद रखना है। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। और आधार काल सुमराजन ने कहा। और अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। और उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। तो चलिए इन चीजों को याद रखें। अब आती है बात कि शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है, ठीक है? प्रकरणों में ये भी पूछ सकते हैं कि शुक्ल ने आदिकाल को अम, वर्गों में बांटा है, अध्यायों में बांटा है, प्रकरणों में या खंडों में। तो आप याद रखें किस में बांटा है, प्रकरणों में। और आदिकाल के कितने प्रकरण माने हैं इन्होंने? चार, ठीक है? सामान्य, परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकल रचनाएं, ये भी रखना है आपको याद। अब जहां जहां से इम्पोर्टेंट मुझे लगा है मैं वहां वहां से आपको कराऊंगा। वैसे तो पूरी किताब, अगर आप लोग नए नए हैं तो आप तो हर कुछ पढ़ने लग जाएंगे जैसे मैं पढ़ता था, ठीक है? मतलब हर एक बात और याद रटने लग जाते हैं, तो वैसे नहीं है। कुछ कुछ चीजें जहाँ से सवाल ज्यादातर बनते हैं तो उन्हीं चीजों को मैंने फोकस किया है। तो यहाँ पे है विद्यापति के कवि रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत। विद्यापति के ऊपर एक विवाद खड़ा हो गया था कि वो श्रृंगारिक कवि है या भक्त कवि है या रहस्यवादी है। तो अब इसमें से एक सवाल पूछा जाता है कि किसने, किस आचार्य ने या किस इतिहास वेदा ने इसे क्या माना है। तो श्रृंगारिक में सबसे इम्पोर्टेंट रामचंद्र शुक्ल है, आपको ये याद रखना है। यही पूछेंगे, या राम कुमार वर्मा। अगर भक्त के रूप में पूछे तो श्याम सुंदर दास और हजार प्रसाद द्विवेदी। पर पूछते ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल है कि किस इनमें से किसने विद्यापति को श्रृंगारिक माना है। तो रामचंद्र शुक्ल भी हो सकता है ऑप्शन में, और राम कुमार वर्मा भी हो सकता है। या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसमें से किस कवि ने इसे भक्त नहीं, किस
इतिहासकार ने इसे भक्त कवि माना है, तो श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को माना और हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और रहस्यवादी माना है जॉर्ज ग्यासी ने, जैसे कि आप जानते हैं पहला द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान, वो इसी का है। अ, तो ये यहाँ इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा जो कहा गया है, कृष्ण परंपरा परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है किसे, विद्यापति को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कृष्ण परंपरा के लिए लिखा गया है। और नीचे विद्यापति के संबंध में कहा गया है कि विद्यापति को कहा गया है कि जातीय कवि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। और निराला ने पदावली, पदावली जो रचना किसकी है ये आपको पता होना चाहिए, वो विद्यापति की है, ठीक है, जो मैथिली में लिखी गई है। और उसको निराला ने कहा कि इसके इसकी पदावली के पदों को, जो पदावली के पद हैं उनको कहा है कि ये नागिन की लहर है। तो किसने कहा नागिन की लहर है, विद्यापति के पदों को निराला ने कहा, आपको ये याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है, किसे, विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ये भी आप। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहर और कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान पंचन, ये तो जाननी जरूर, लेकिन ये है मैथिली कोकिल, अभिनय नव जयदेव और कवि शेखर, कवि कंठार, यहाँ तक आप इनको याद रखें। और आगे क्या महत्वपूर्ण है, अब जैसे कि आपको पता है कि आदिकाल में सिद्ध भी हुए, नाथ भी हुए। सिद्ध 84 थे, नाथ कितने थे आपको ये पता होना चाहिए, 9 नाथ थे, ठीक है। तो उनकी रचनाएं और उनके जो मुख्य बिंदु है उनके ऊपर हम बात करेंगे। चौरंगीनाथ यहाँ पे दिया हुआ है, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, किसके, गोरखनाथ के शिष्य कौन थे, चौरंगीनाथ थे, ठीक है। भक्तों में ये पूर्ण भक्त नाम के नाम से प्रसिद्ध थे, ये आपको याद है कि कौन पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध थे, चौरंगीनाथ। और चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे, गोरखनाथ के। गोरखनाथ कौन से, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये बात आपको याद रखनी है। इन नाथों को इन नामों से जाना जाता है। अब इन नाथों में जो नाम थे कुछ यहाँ पे दिए जिनका अन्य नाम भी था। अब मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ है, इसको, इनको क्या कहा था, मीननाथ, मच्छेंद्र नाथ, चौथे बोधिसित्व अवलोकितेश्वर और जलन, ये इस इन्हीं को नाम से पुकारा जाता था। और जलंधर, जलंधर है, ठीक है, पंजाब का जलंधर शहर इन्हीं के नाम से बना। और इन्हें बालनाथ भी कहा जाता, अन्य नाम इनका बालनाथ। नागार्जुन को रसायनी, ये भी पूछा, बहुत बार पूछा जाता है कि किस नाथ को रसायनी नाम से जाना जाता है, तो नागार्जुन को। और चौरंगी नाथ पूर्ण भगत ऊपर आपने देख लिया। नागार्जुन, गोरखनाथ और चरपट और जलंधर का नाम नाथ एवं सिद्ध साहित्य, मतलब सिद्ध दोनों में आता है, क्योंकि ये पहले क्या थे, सिद्ध थे, फिर बाद में क्या हो गए, नाथ हो गए। तो ये भी आपसे बहुत ही पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखें कि इनमें से कौन सा पहले सिद्ध परंपरा भी, इनमें से कौन सा नाथ जो पहले सिद्ध परंपरा में भी आते, तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ। तो इन बातों को याद रखना है, ठीक है। बार बार अगर दोहराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। अब जो गद्य की महत्वपूर्ण रचना है आदिकाल की, उनकी है, तो कुवलय माला, ठीक है, उद्योतन सूर्य की। और कब हुई है ये, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा किस शती से, क्योंकि ये आगे नेट की थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो अगर आप याद कर सको तो अच्छी बात है। कुवलय माला कहा उद्योतन सूरी की रचना है, ठीक है, गद्य की है और 9वीं शताब्दी में है, इसके कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट अंदर तथ्य नहीं। और राउल वीर रोड़ा, मतलब कोई अगर मैं चुराहा से कोई या चंबा शहर, चंबा से जाने की, तो राउल मतलब रोड़ा मत फैलाओ, ठीक है, वो मतलब शोर शराबा मतलब राउल वीर मत करो, ठीक है, रोड़ा मत करो। तो ये है राउल वीर किसकी है, रोड़ा कवि की है और 10वीं शताब्दी की है। इससे एक इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, ये है कि ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य होता है गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित होता है, ठीक है, यहाँ पे हुआ है, तो वो चंपू काव्य है। और इसमें नायक का नक्षिक वर्णन भी है। नक्षिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है कि आदिकाल या सबसे पहले किस रचना में नक्षिक वर्णन हुआ है, तो वो है चंपू काव्य, राउलवेल जो रोड़ा कवि ने लिखा है, ठीक है। और सबसे पहला अगर चंपू काव्य कौन सा है, तो ये राउलवेल, ये चीजें भी आपको याद रखनी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का है, इसे भी आप याद रखें, 12वीं शताब्दी में। और व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित व्याकरण शास्त्र है, ये किससे संबंधित है, व्याकरण से पूछ सकते हैं, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। तो याद रखें, इनमें पूछेंगे इनमें से कौन सी रचना क्या है कि व्याकरण से संबंधित है, तो आप इसको करेंगे। और वर रत्नाकर रचना है जो ज्योतिश्वर ठाकुर से 14वीं शताब्दी से मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी जी ने इसका संपादन किया है। तो परेशानी ये होना, इनमें से जो मुख्य मुख्य है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा ही होगा इन ग्रंथों को,
तो ये सारे नहीं आपको याद करने, मैं बताऊंगा। जैसे ये तो आपको पता ही को इस्तवादा लितरेतुर हिंदुस्तानी, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गारदातासी का पहला हिंदी हिंदी का इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और उसकी 1839 डेट को भी याद रखना है। और ये है हिंदी का पहला, इसे भी आप याद रखते हैं, भाषा काव्य संग्रह 1873 में, महेश दत्त शुक्ल, ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है। और शिव सिंह सरोज 1883, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको शिव सिंह सेंगर ने लिखा, डेट याद रखनी है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज रियसन ने लिखा है, ठीक है। ये आपका फ्रेंच में लिखा है भाषा। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, ये भी रचना इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कर दें। श्याम सुंदर दास की है। अ, मिश्र बंधु विनोद, जो इतिहास ग्रंथ है 1913 में मिश्र बंधु ने लिखा है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। फिर और इनमें से इम्पोर्टेंट है आपका ये हिंदी साहित्य का विमर्श 1923 में, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इसको भी याद करें क्योंकि ये हमसे भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, इसे भी आप कर लें। कविता कौमुदी 1928 राम नरेश त्रिपाठी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल को आप जानते हैं, तो उनका। और अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1884 में रामचंद्र शुक्ल का, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी भाषा में साहित्य, भाषा से संबंधित यहाँ पे भी आया श्याम सुंदर दास, भाषा ट्रैक को भी थोड़ा आजमा लें आप कि किससे संबंधित कौन व्यक्ति लिख रहा है, तो श्याम सुंदर दास भाषा से, ठीक है। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं अभी, अभी के लिए फिलहाल। आगे तो नेट में ये आपके काम की बातें हैं सारी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रामाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अ, आधुनिक युग के सूरदास कहे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और आगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी नहीं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, ये राम कुमार वर्मा, इसे आप याद रखें। और इन्होंने सिर्फ इसे आदिकाल से भक्ति काल तक ही लिखा है। आपसे ये भी पूछा था कि इनमें से किसका इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आदिकाल से भक्ति काल तक है, तो राम कुमार वर्मा। और इनका जन्म है 1905 में हुआ है। ज्यादा डेटें अभी नहीं पूछी जाएगी, वो तो आपसे नेट में पूछी जाएगी, ठीक है। तो उससे डरने की कोई बात नहीं है आपको। आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ये नोट कर लें। हिंदी काव्य धारा राहुल संस्कृतायन, ये भी अच्छा है, इसे भी आप याद करें। वैसे इतने पूछे नहीं जाते हैं, पर अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू के लिए, एसपीयू के लिए और सीयू के लिए, तो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी में आपको ना मिले, पर मैंने 6 लड़कियों को पढ़ाया था पिछले साल, तो वो 6 की 6 सिलेक्ट हो गई थी, तो इसलिए आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है। पर फिर भी मैं तो सबको लेके ही चलूंगा, तो इसलिए आप इनको देख लें, आगे भी ये काम आएगी आपकी। और ये है नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, आ गया आधुनिक हिंदी साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी, उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ है। इनकी भी रचनाएं आगे आपको मैं बताऊंगा आधुनिक युग में, ठीक है। मेरे से जुड़े रहे मेरे चैनल से, तो आपको मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं। और इन्हीं का देखो, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में विश्व प्रसाद मिश्र, इनकी डेटें भी आपको याद रखनी है, डेटें भी कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। सबकी तो आप याद नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे अभ्यास से ही होती है। पर आप जितना याद कर सकते हो तो उतनी अच्छी बात है। अ, और साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरिक विचार सभा, ये तो डॉक्टर नगेंद्र ने मिलकर बनाया है। तो अब यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट है। अब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये इससे खास जुड़ी बात ये है कि ये जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के क्या रहे हैं, कुलपति रह चुके हैं, ठीक है। तो हिमाचल के लिए गर्व की बात है। इनका है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और कब लिखा गया है, 1965 में, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, ये मैंने आपको बताया। हिंदी आधुनिक हिंदी का आदिकाल, ये भी नहीं।
हाँ, अब ये पुस्तक आप अगर कोई नया ही बच्चा है हिंदी साहित्य में आया हो तो वो इसे पढ़ लें, क्योंकि ये थोड़ा आसान है, वो छोटा है, इसलिए इसे आप पढ़ लें। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 में विश्वनाथ त्रिपाठी, ये हमारे पास भी है। हमारे पास तो रामचंद्र शुक्ल का भी है, उनको भी हम ज्यादातर पढ़ते रहते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राम स्वरूप चतुर्वेदी 1986। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन सिंह ने। अब इसे आप याद रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो बच्चन सिंह, और बच्चन सिंह का जन्म हुआ है 1907 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखें, 1907 में हुआ है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है, स्त्री ने लिखा है, ठीक है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे ने। अब थोड़े आप तंग भी हो गए हैं कि ये सीधे बताइए, क्योंकि आपको अब ऐसे ही बताना है, वो छांट छांट के मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको सिर्फ मेरी वीडियो देखने से ही आप आसानी से कर लोगे, नहीं तो आपको अगर बहुत सारा पढ़ने लगेगी, तो इसलिए जितना भी टाइम यहाँ पे लगे तो वही लगा लें। आगे आपने नहीं भी पढ़ा हो तो तब भी आप आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे, इसलिए निराश नहीं होना है, और संयम बना के रखना है, तभी आप कर पाओगे। अ, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ये नहीं है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरज माधव, ये उतना खास नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये वही इतिहास ग्रंथ है जो अभी हमने ऊपर पढ़े, तो इनमें से अगर बीच में से कभी कभार उठा के पूछ लिया जाता है कि इनकी भाषा या इसमें से कवि कौन से हैं, तो उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। तो उसको मैं आपके सामने रहा कि इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान अभी आपको पढ़ाया, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, और कब है, 1888 में है। और सही अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास, साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इन्हें माना, सही अर्थों में अगर, ठीक है। पहला गाथा तासी का है, ठीक है, फ्रेंच में वही है, ठीक है। उसे अगर आप पकड़ोगे तो उसे सही अर्थों में नहीं माना, सिर्फ वो लिखा गया है। और इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर में क्या गया, कालक्रम को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे पहली बार कवियों के कालक्रम क्रमानुसार वर्गित किया गया है। इसमें जो आगे के आएंगे हो गए हैं गाथा तासी की, उसमें क्या था कि कालक्रम को ध्यान में नहीं रखा गया था, ठीक है। इसलिए वो क्या है, एक ग्रंथ के रूप में, ये इतिहास ग्रंथ के रूप में नहीं है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, अध्यायों में, 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है। और अ, इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया। कितने कवियों को शामिल किया गया, 952 कवियों को शामिल किया। आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा आपको जो जो इम्पोर्टेंट आपको भी लग रहा है उसको निकाल के अपने नोट्स बना लें आप, जिनमें से 1886 886 सॉरी 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। आगे जो गाथा तासी का हमने पढ़ा, और जो शिव सिंह सरोज है, इससे पहले दो हो चुके हैं, ठीक है। एक 1839 में, एक 1883 में ये है, और 1888 में। तो उनमें से कवियों को इसने उठाया हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं और 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग, किसने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, वो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और इस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इतिहास के नाम से किसने, द मॉडर्न ऑफ वर्नाक्यूलर लिटरेचर एंड ऑफ हिंदुस्तान से किसने किया था, इसी ने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने। 1957 में किया। आ गया मिश्र बंधु विनोद का, जिसका ऊपर 1913 में क्या हुआ था, 3 भागों में ये हुआ था, और चौथा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया था। काल विभाजन ने नामकरण कर चुके थे। हाँ, ये सवाल है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इन इन जैसे मिश्र बंधु है, तो ये 3 मिश्र बंधु इकट्ठे होकर लिख रहे थे, भाई थे ये जो भी थे, ठीक है। इनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई थी, ठीक है। जैसे गणेश बिहारी मिश्र, और श्याम बिहारी मिश्र, और शुकदेव बिहारी मिश्र, इसमें एक अन्य को जोड़ लिया जाता है जो इनमें ये इकट्ठे भाई नहीं है जो निकलते, तो दूसरे कृष्ण बिहारी, उनको जोड़ दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें से कौन मिश्र बंधु नहीं है, तो आपसे वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि श जो है सब में आ रहा था, गणेश और श्याम, ठीक है, श्याम और शुकदेव आ गया, ठीक है। और कृष्ण पूछा जाएगा तो उसमें श वर्ण का आपको प्रयोग नहीं मिलेगा, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, या अदर तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है
हिंदी साहित्य का इतिहास और 1929 में लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल का। ये सबसे प्रामाणिक माना जाता है। इसे पहले किस नाम से लिखा जाता था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से अ, लिखा जा रहा था, ठीक है, लिखा गया था। ये पूछा जाता है तो इसे याद रखें कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल को पहले किस नाम से लिखा गया था? तो वो था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। फिर इसे हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। अ, इसे किस पद्धति में लिखा गया? विधेयवादी पद्धति में, जो तेन से प्रभावित थी। तेन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसको आपको याद रखना है, ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा का। ये पहले बात हो चुकी है, कब लिखा गया? 1938 में है, ठीक है। और मैंने वहां पूछा था कि सिर्फ आदिकाल से भक्ति काल, मतलब 693 से लेकर, कभी डेट दे के रही पूछ दे कि 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक किस इतिहास ग्रंथ में में हिंदी साहित्य का सिर्फ वर्णन किया गया है, मतलब वहां तक ही लिखा गया है। तो वो आपको बताएं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। अब तो परेशान ना हो। मैं तो आपको यही कहूंगा, क्योंकि कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं वीडियो को देखें और आराम से आ जाए। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बाद अगली वीडियो में, उसे भी आप देख लें। और इन्होंने राम कुमार वर्मा ने ही, जैसे आपने पढ़ा होगा कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा है, ठीक है, और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा। अब यहाँ से आपको सीखने की बात है कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम है और प्रेमाश्रयी शाखा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और इन्हीं को क्या कहा गया है, किसने कहा है कि संत काव्य ज्ञानाश्रयी को कहा गया है? ये राम कुमार वर्मा ने इसे आसान बनाया है कि ज्ञानाश्रयी कहने से अच्छा है कि संत काव्य कहें इन्हें, और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा है। तो यहाँ से दो सवाल आपको बन सकते हैं कि ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा नामकरण किसने रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और संत काव्य और सूफी काव्य नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। ये चीजें भी अपने अब है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजार प्रसाद द्विवेदी ने, यहाँ पे कुछ नहीं है। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, ये भी इन्हीं का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, ये भी इन्हीं का है। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, इनको याद रखना है, डेट भी याद रखना है। ये तीनों रचनाएं देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजार प्रसाद की तीनों प्रसिद्ध रचना है। आदिकाल आपका कंप्लीट होने वाला है, डरने की बात नहीं है। एक ही वीडियो में आपको आसानी से सब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स या जो भी है वो आपको और कोई आपको लगे कि नहीं इसके अलावा भी मुझे पढ़ना है, कहीं चूक ना हो जाए, तो आप डीप पढ़ने के लिए भी मुझसे संपर्क या कुछ मैसेज कर सकते हैं कि और कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर आप उतने ही इच्छुक है, पर जो मैं बता रहा हूँ वही आपके लिए काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो और कुछ नहीं है इस पेज पे आपके लिए खास। तो आगे क्या है उस पे हम थोड़ा करते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त, जो हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भी थे, ठीक है। ये सिर्फ डेट ही आप याद रखें और रचना का नाम याद रख दें। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर नगेंद्र, ये मिलजुल कर बनाया गया। और ये भी आपने पढ़ लिया, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये भी आपने पढ़ लिया। अब थोड़ी सी पंक्तियां आप देख लें, बस 5 एक मिनट की वीडियो आपके पास बची है। इनमें से भी इसी में प्रसिद्ध पंक्ति आपको तो मैंने तो ये सब पढ़ी है, क्योंकि मेरे नेट जेआरएफ सब कुछ निकाल के अब तो पीएचडी में आ गए हम, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट ही बताएंगे जो अभी जरूरी है। तो देवसेन की पहले, ठीक है, जो जन शासन भाष्य सो भाई कहिए सर, ये एक इम्पोर्टेंट है। और सरापा जो पहले सिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। उम, पंड्या साल सत बखान है, ये आपके है, ठीक है, ये जरूरी है, इसे भी आप याद रखें। और आपका लुई पहा कौवा कावा तरवर पंच विडाल, भाव न हुई अभाव अभावना जनाई, ये आपके लिए जरूरी है। ये भी इम्पोर्टेंट, इनको याद रखें। और गोरखनाथ की ये आपको याद ही रखना है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। यहाँ अब मेरा माउस थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, तो उस चीज को आप इग्नोर कर दें। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी है, ठीक है। और चंद्रप्रदायी के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। बाकी आपकी रचनाएं अभी बच रही है, उन्हें मैं जो क्वेश्चन कराएंगे उनमें आपको रचनाएं बताएंगे, और उनके बारे में जो कथन होंगे उनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसे भी मैं आपको मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी, आदिकाल से ही संबंधित है। तो उसे भी आप पढ़ लें कि रामचंद्र शुक्ल के क्या कथन है, उसके ऊपर मैं आपको पृथ्वीराज रासो के ऊपर में क्या उसके कथन है और क्या क्या है उसमें, उसके ऊपर चर्चा की गई।
पृथ्वीराज रासो क्या था, अधूरा था, जिसे किसने पूरा किया था, चंद्रवरदाय के पुत्र जल्हण ने पूरा किया था। तो ये पुस्तक जल्हण हाथ दे चली गज्जन ने प्रकाश, आपने पृथ्वीराज पे बनी हुई फिल्म भी देखी होगी, तो उसमें भी आप देखेंगे। ये है उससे संबंधित। और यहाँ ये हमने पढ़ लिया। अब कणापा की भी आपको नहीं, कोई पंक्ति नहीं पढ़ेंगे, कोई इसमें से नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ हाँ, जगनिक जगनिक का आप कर सकते हैं। परमार रासो इनका है, ठीक है। परमार रासो इनकी रचना को यहाँ पे याद रखना है। 12 वर्ष ले कुकर जीवे अरु तेरा लो जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को अधिकार धिक्कार, ठीक है। 12 वर्ष लो कुकर जीवे जीवे अरु तेरा लो जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ओजपूर्ण ये पंक्ति है, तो इसे भी आप याद रखें। और यहाँ पे जो जरूरी है, ये हेमचंद्र की, ठीक है। हेमचंद्र को भला हुआ जो मारिया बहनी महाराकांता कि मेरा पति जो है रणभूमि, अच्छा हुआ मर गया, अगर वो भाग के मेरे पास आ जाता है तो मैं लज्जा के मारे मर जाती। किसी का पति मतलब डरपोक है, वो क्या हो कि युद्ध क्षेत्र को छोड़ के मेरे पास आ गया, ठीक है। ये है ये। और यहाँ पे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब विद्यापति की एक दो पंक्ति है, इसे आप देख लें। ये पूछी जाती है, देश देसलबान सब जन मिठा तैं 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 सन जपे अवठ। ये नेट में भी देखो पूछी गई है, तो आपसे भी ऐसे पूछे थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जाते हैं। और यहाँ पे है, हिंदू बोले दुर्हिनकार छुटे हो तुर्का भपके मार, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे एक है आदिकाल का, हजार प्रसाद द्विवेदी का पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में एक कथन है। वो कथन है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही है, अधिक अधिक इतिहास वे एकदम नहीं है। यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल है वो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं, ठीक है। मैंने अप्रामाणिक मानते हैं। और उसके ऊपर चर्चा की कि कौन कौन से कवि, और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से इतिहासकार पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानता है, वो है रामचंद्र शुक्ल। और कौन सा इसे अर्ध प्रमाणिक मानता है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हें भी आप याद रखना, लिख लें क्योंकि यहाँ पे है नहीं, तो ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको कोई समस्या है एचपीयू या एसपीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर हिंदी एंट्रेंस से, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने के लिए वीडियो बनाऊंगा। जो मुझसे बन सकता है मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, ठीक है। और घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और अब वो दूसरी बात तो कहने की जरूरत नहीं कि सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन है, अगर आप वैसा भी ना करना चाहो तो सिर्फ जुड़े रहें और देखते रहें। और आप मेरे से जुड़े रहें तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, आप अदर तैयारी की, लेकिन आपको समय लगेगा, आगे पीछे ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है। तो कम समय में और कम पढ़ने से ही आपकी तैयारी यहाँ से हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। मिलते हैं फिर।